हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल भारतीय आर्ट्स क्लासेज। और हम लोग आज जो है 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री से पढ़ेंगे। लास्ट दो यूनिट जो है 5 और 6 हिस्ट्री के। ये लास्ट वीडियो होगा, 5 पार्ट होगा, भाग होगा हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन का यानी फ्रांसीसी क्रांति का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे दास प्रथा का एवोल्यूशन कैसे हुआ, दास प्रथा यानी स्लेवरी सिस्टम क्या था, कौन कौन देश इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, पहले तो नहीं बोला कि भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए जहाँ प्रॉब्लम हो, और बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो जाएगा मेरा वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ द सिल्वेरी। सिल्वेरी मतलब था दास, नीचे लिखा हुआ है दास प्रथा का उन्मूलन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले दास प्रथा, दास क्यों जरूरत था भाई। सिल्वेरी सिस्टम जो था वो क्या था, क्यों जरूरत था, इसकी नीड की थी। व्हाट इज द नीड ऑफ सिल्वेरी सिस्टम एंड दास प्रथा क्या था, ठीक है। तो भाई अब देखेंगे इसमें कि फ्रांस में जो है मैक्सिमम जो फ्रांस या यूरोप वाला जो पार्ट है, पूरा भाग है, उसमें हम देखेंगे कि अधिकांशतः लोग जो है वो रईस थे, काम नहीं करना चाहते थे भाई खेत पर। और खेत पर जब काम नहीं करना चाहेगा तो खेत पर काम नहीं होगी तो फिर काम कैसे चलेगा। तो उसके लिए क्या जरूरत है, उनको दास की जरूरत है, यानी स्लेव की, गुलाम की। अभी भी देखते हैं गांव समाज में जो बड़े लोग होते हैं वो काम नहीं करते हैं खेत पर, वो बैठे बैठे खाते हैं आराम से। उन शोषण करते हैं किनका, तो कौन लोगों का। तो वहां भी कौन थे, थर्ड स्टेट के लोग थे। तो ये लोग जो है सिल्वेरी सिस्टम का जो उन्मूलन है दास प्रथा का, है ना, वो कुछ हद तक जब हम देखेंगे कि यूरोप से, मतलब फ्रांस तो यूरोप जानते ही हैं, फ्रांस यानी यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका से दास का व्यापार जो है जुड़ा हुआ था। और इसमें ह्यूज अमाउंट में जो है इनकम होता था, जो दास प्रथा में, सिल्वेरी सिस्टम में जो इन्वॉल्व थे, है ना, जो व्यापारी इन्वॉल्व थे उनको। तो जैकोबिन गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम देखेंगे, जैकोबिन सरकार की यानी रोबेस्पियरी गवर्नमेंट की। तो वो क्या था, दास प्रथा का उन्मूलन। थोड़ा दिन के लिए एक सामाजिक या सोशल रिफॉर्म की बात किया जाए तो जो जैकोबिन गवर्नमेंट ने जो है वो किया था, दास प्रथा का खत्म करने का, सुधार करने का जो उसने किया। लेकिन मार्टिन गुडलोप और सैन डोमिंगो जो ये जो जगह थे यूरोप में, है ना, और ये यहाँ से अफ्रीका, इसमें क्या होता था कि मार्टिन इसमें नील के लिए, मतलब इंडिगो के लिए, टोबैको के लिए, या फिर शुगर या चीनी जो भी आप जानते हैं, ये सारे कॉफ़ी वगैरह जो थे, ये सबके मतलब वहाँ से आपूर्ति होती थी, दिया जाता था। यानी इम्पोर्ट किया था। इम्पोर्ट मतलब भेजना होता है, एक्सपोर्ट मतलब मंगाना होता है। सॉरी, इम्पोर्ट मतलब होता है, मतलब आयात करना, मंगाना। एक्सपोर्ट मतलब भेजना होता है या निर्यात करना, ठीक है। तो ऐसे होती थी। तो जब धीरे धीरे काम करने वाले नहीं रहे तो भाई काम करने वाला चाहिए ना खेत में, तब जाके सिल्वेरी सिस्टम, अच्छा 17वीं सेंचुरी में कह सकते हैं कि दास प्रथा की जो है शुरुआत मानी जा सकती है 17वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वस्तुओं के जो महत्वपूर्ण आपूर्ति करता था, लेकिन काम करने वाले की जो है कमी, स्कार्सिटी हो गई थी लेबर की। तब क्या हुआ, तब यहाँ व्यापारी जो है अफ्रीका और अमेरिका जाने लगे। कहाँ के, तो यूरोप के, फ्रांस के। और वहाँ से अफ्रीका और अमेरिका से वहाँ के चिफ्टेन, एक वर्ड लिखा चिफ्टेन, मुखिया, कबीला का मुखिया होता है ना, जैसे गांव पंचायत में होता है, उसी तरह मुखिया। तो उनसे जो है वो दास खरीदते थे और लगभग 3 महीने की, 3-4 महीने की लंबी जो है जहाज की यात्रा करके कहाँ पाता था, ये फ्रांस पहुंचता था, यूरोप पहुंचता था, और वहां से लोगों को बेच दिया जाता था। तो दास स्लेव मतलब एक वस्तु, गुड्स के रूप में होते हैं, उनसे जो करवा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कहीं भी गुड्स सामान रख देते हैं, कुछ भी कितना भी काम दीजिए, वैसे ही दास था, एक वस्तु, एक गुड्स की तरह, ठीक है ना। मतलब बहुत ही, ये जहाज में उनको बकरी भैंस गुड्स मतलब बोरा की तरह इसे ठूस दिया जाता था, है ना। और उसमें कुछ मर भी जाते थे रास्ते में। अब बेईमानों का कितना क्रूर रूप है आप समझ सकते हैं। उनको बेड़ी जंजीर में हथकड़ी डाल के लाया जाता था दास को, ठीक है ना। तो वो लाया जाता था, यहाँ पर बेच दिया जाता था। उसमें इन्वॉल्व कौन कौन थे, तो आप देख लेंगे, एक बोर्ड्यूस यानी बोर्डे पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे इसको, बोर्डे पढ़ेंगे, बोर्डे पढ़ेंगे, ब्रुंदे, और बोर्ड्यूस पढ़ेंगे इसको इंग्लिश में। और नानते, मतलब नानते इसका भी पढ़ेंगे। ये पोर्ट था, पोर्ट मतलब बंदरगाह।
ये जो इन्वॉल्व थे इस ये जो बंदरगाह है इन्वॉल्व थे दास प्रथा के। कौन कौन देश ट्रायंगल स्लेवरी सिस्टम क्या था तो बताएंगे, अफ्रीका, फ्रांस और अमेरिका। तो पहले तो ये दोनों आ जाएंगे, मैंने यहाँ से आपूर्ति करता थे और यहाँ आके आता था ये, ठीक है ना। यहाँ थे कहाँ, तो फ्रांस में दास जो बेचा था यूरोप में लेकर वहां से, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि ये जो है इन्वॉल्व थे आपका व्यापार में, दास में काफी फलता फूलता व्यापार था, काफी ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट मिलता था जो ये थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जब नेपोलियन आता है, नेपोलियन तो सिल्वरी सिस्टम को, दास प्रथा को फिर से वो शुरू कर देता है। नेपोलियन फिर से सिल्वरी सिस्टम और दास सिस्टम शुरू कर देता है वो। और कुछ अच्छा, एक और अटलांटिक महासागर से लेकर जो है अफ्रीका तट जो है उस समुद्र यात्रा पर किया मतलब होता था यही तो। और 18वीं सेंचुरी में मतलब 18वीं शताब्दी में दास प्रथा का निंदा की गई, क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना किया गया, लेकिन अभी भी कानून बनाने की बात जो है वो नहीं बनी थी, यानी कानून नहीं बना पाया गया था, ठीक है। 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में कानून नहीं बनाया गया था। बहस हुई, डिस्कस हुआ, डिबेट हुआ नेशनल असेंबली में, लेकिन यहाँ पर जो दास प्रथा के जो दास प्रथा में जो इन्वॉल्व थे व्यापारी, ट्रेडर, उनके दृढ़ से नहीं मतलब कर पाए। ऐसे अभी भी देखेंगे पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी होती हैं, अडानी अंबानी उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, वो कॉमन लोगों के लिए कम रूल बनाती हैं, वो उनके चूंकि वैसे ही बड़े व्यापारी ट्रेडर के लिए रूल बनाती है, नहीं बनाती है, क्योंकि वो खुश रहेंगे तो उनको चुनाव देंगे, चांदी की जूता उनके मुंह पर मारेंगे, है ना। चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहाँ से, तो वहीं से आता है। इतना जहाज वाज रैली पर करोड़ रुपये खत्म जो होता है वो कौन देता है, यही ट्रेडर व्यापारी देते हैं उनको। अंबानी अडानी जो भी ग्रुप है यहाँ पर आप जानते हैं, और टाटा बाटा जो भी है, टाटा तो नहीं इसमें है मतलब, लेकिन ये अडानी अंबानी खास करके रिलायंस जो भी है, ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व। उस तरह वहाँ भी, तो वहाँ व्यापारियों के डर से लोग कानून नहीं पास की, क्रिटिसाइज हुआ, आलोचना हुआ, लेकिन कानून नहीं पास हुआ, ठीक है। अब एक और चीज, जो दास प्रथा सिल्वरी सिस्टम जो बिगिनिंग करने का शुरुआत करने का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन किनका है, तो स्पेन का है ना। और खत्म समाप्त करने का श्रेय किसका आता है, फ्रांस के लोगों को जाता है। फ्रांस में खत्म हुई थी, और यहाँ पर फ्रांस के धनी व्यक्ति के जीवन जो है, खास करके मतलब रिच पीपुल, वेल्थफुल लोग, उनका इसी पर डिपेंड था, किसके, दास पर, स्लेव पर, गुलाम पर, है ना। अब जैकोबिन सरकार द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की मौखिक घोषणा, ये भी कानून नहीं है, जैकोबिन मैकुकली डिक्लेरेशन हुआ। और फिर जब देखेंगे 1794 में कन्वेंशन कानूनी के रूप में दास प्रथा समाप्त की, 1794 में एक बार घोषणा हुआ किया। और फिर 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट जब आया तो दास प्रथा जो रद्द किया गया था वो फिर से शुरू कर दिया, ठीक है ना। और फिर 1848 में उपनिवेश में मतलब 1848 में पूरी तरह से दास प्रथा खत्म करने की घोषणा की गई। तो इस तरह से एवोल्यूशन ऑफ सिल्वरी सिस्टम एक खत्म हो गया, ठीक है। अब हम पढ़े कौन, तो द रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी क्रांति जब हुई, लास्ट यूनिट है, 6 यूनिट है। क्रांति जब हुई तो क्या क्या बदलाव आए। एक तो आप देखेंगे यहाँ पर एक दिया गया है बुक में, आप यहाँ पर फिगर 15 में है, पेट्रियोटिक फैटिंग रिड्यूसिंग। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह जो है, एक कमेंट किया गया है कि लोग दाब मशीन है मोटापा कम करने के लिए, दाब मशीन है क्या, मोटापा फैट करने के लिए कमेंट किया गया है। कहा है कि सोचो नहीं, व्यवहारिकता में यानी बिहेवियर में चेंजिंग लाने का यहाँ पर दिखाया गया है। तो चेंज क्या हुआ, बदलाव हुआ। तो जैसे कहा है कि जो आपके यहाँ दास पर ये जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, राजनीतिक मतलब जितने परिदृश्य थे, जो सीन थे वो बदल गए फ्रांस के, पूरे यूरोप के, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया भाई। प्रिविलेज मतलब क्या होता है, तो विशेष अधिकार वो भी खत्म हो गई। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का जो विशेष अधिकार था वो छीन लिया गया। चर्च का जो संपत्ति है वो गवर्नमेंट के अंदर में आ गई, उसको ऑफिस बना दिया गया, बैठक बना दिया गया, आर्मी के अड्डे बना दिए गए, इस तरह की चीजें हुई। अब क्या हुआ, तब इक्वालिटी आ गई, फ्रेटर्निटी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा जो है। और इस तरह से ये सारे सबको जो सामान्य वर्ग थे, बच्चा बुजुर्ग धनी गरीब, सबको इक्वल राइट दिया गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला गया।
और औरत खास करके औरतों पर पहले तो नहीं पड़ा था, मतलब 1848 में देखेंगे औरतों पर, वुमेन पर भी काफ़ी पॉजिटिव जो है इफेक्ट जो है पड़ा। तो अब हम देखेंगे कि जब ब्लस्टाइन से बोलते हैं ना, ब्लस्टाइन स्टेट्यू किला था राजा का, डिपोटिन का, राजा के प्रतीक, शक्ति का जो प्रतीक था, उसको पहले डिस्ट्रॉयड किया रिवोल्यूशनरियों ने, क्रांतिकारियों ने, आप जानते हैं पहले ही ऑलरेडी, ठीक है ना, क्रांतिकारियों ने डिस्ट्रॉयड किया था। तो उसके बाद क्या देखते हैं, क्रांति होती है, वहाँ बहुत सारे कानून आया, फिर उसके बाद और सेंसरशिप। अब जो क्रांति आई तो सेंसरशिप क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, जो कि वो देखती है कि गवर्नमेंट या देश के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कही जा रही हो, दंगा भड़काने का रैयत यानी कहते हैं, कोई ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, तो ये देखती है। लेकिन खासकर सरकार ये देखती है कि पार्टिकुलर कोई पार्टी जो इस गवर्नमेंट में है तो हमारे अगेंस्ट में तो नहीं है, हमारे पक्ष में है तो ठीक है। तो वहाँ पर दास प्रथा की समाप्ति, आपको सेंसरशिप ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है। जैसे अभी सेंसरशिप भारत में भी है, सेंसर बॉडी से बोलते हैं। तो क्या है, और प्रसून वाजपेयी है, प्रसून जोशी राइटर जो है, लिरिक्स जो लिखते हैं, गीतकार हैं, वो हैं। तो वो भी देखते हैं कौन गंदक है सीन या अच्छा नहीं समाज के लिए, बच्चों के लिए, तो काट देते हैं। उस तरह सेंसरशिप की समाप्ति हो गई, है ना। सेंसरशिप समाप्ति होगी तब फ्रीली कोई भी बुक, किताब या मूवी या थॉट जो है छप सकता था, पब्लिश हो सकता था। लेकिन पहले क्या था, पहले राजा या उसके जो आदमी थे वो देखेंगे कौन सा बुक छपने लायक है या नहीं है ना, तब डिसाइड होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी थॉट पर, सिद्धांत पर लोग अगर रेडी नहीं है भी, तो फिर डिस्कस और डिबेट फ्रीली हो सकता था। लोग अपने विचार को स्पष्ट रूप से, स्वतंत्रता रूप से प्रकट कर सकते थे, ठीक है। ये सब बदलाव आया। और नाटक, संगीत हो या मूवी, कुछ भी, और हर जगह देखे हैं कि अब बुक जो है सिटी छोड़कर अब गाँव तक पहुंच रहे हैं। अब अपने अपने विचार लोग जो है, लेखक राइटर जितने तत्पर हैं, वे अपने विचार जो है बुक के माध्यम से, अखबार मैगजीन के माध्यम से कहीं भी पहुंचा सकते थे, देश में अपने या पूरे यूरोप में ही, ठीक है। तो यही था। और जितने भी वही फिलोसफर, दार्शनिक जो भी है, अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, पम्पलेट के माध्यम से वो पब्लिश करते थे, लोग पढ़ सकते थे। लोग अब एक दूसरे के अपोजिट विचार को फिर भी शेयर कर सकते थे, उसका डिस्कस, डिबेट हो सकता था, कन्वर्सेशन हो सकता था। ये सब बदलाव आ गए जो पहले नहीं थे। और फिर देखेंगे नेपोलियन, आप नेपोलियन के बारे में जानते हैं। और हम बात करते हैं नेपोलियन, लास्ट में बात करते हैं, नेपोलियन जो है एक ह्यूमन बीइंग होने के अनुसार उनके भी पावर जो है सीमित था, लिमिटेशन थी। उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे सुधार भी किए, है ना। और लास्ट में वो जो युद्ध के काफ़ी प्रेमी था, युद्ध लवर था, वार लवर था। और जब जानते हैं कि जब आप ग्रोथ करते हैं, जब आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सब लोग उसको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वाह खूब किया, बहुत किया, अच्छा किया, शाबाश देते हैं। जब आप डिक्रीजिंग में आते हैं, जब आपका अवनति होता है ना, जब आपका वीकनेस शुरू होता है, तो लोग आपको फिर वही क्रिटिसाइज करेंगे, बुराई करेंगे। तो नेपोलियन का भी वही हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का भी वही हुआ। जब हारने लगा, जिससे आप जानते हैं 2 बार हारा, मोस्ट मैक्सिमम देखा जाए तो 1813 में और 1815 में। 1815 में वाटरलू में हारा, भाई लास्ट बार मर ही गया वो। 1821 में सेंट हेलेना आइलैंड भेज दिया गया था उसको, ठीक है। तो शासक रूप में युद्ध राष्ट्र, वो भी फ्रांस को एक बहुत पावरफुल, पूरे दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता था नेपोलियन, लेकिन सफल नहीं हुआ। खैर, उसको बहुत सारी शक्तियों ने मिलकर, जैसे अब पता है ब्रिटेन, रसिया, सब मिलकर हरा दिया गया था उनको। और फिर नेपोलियन को जो भी चेंज किए थे उसको बदल दिया गया था। वियना, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था 1815 में, पंगु बना दिया था फ्रांस को पूरी तरह से। फिर से बोरबोन वंश का, जैसे लुइस किस वंश का था, तो बोरबोन वंश का था, बुर्बो वंश से हिंदी में बात किया जाए तो, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, ये सब बदलाव आए थे। एक और बता था कि राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय जो हमारे थे, हमारे देश के, जो मॉडर्न इंडिया के जो है फादर बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के पिता बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बदलाव सामाजिक सुधार उन्होंने कराया था। वो भी जैकोबिन कमेंट और फ्रांस क्रांति से प्रभावित हुए थे। हमारे यहाँ एक और मुस्लिम शासक थे, कौन, क्या नाम था, टीपू सुल्तान। वो भी काफ़ी फ्रांस के क्रांति से प्रभावित हुए थे। और टीपू सुल्तान ने तो यहाँ जैकोबिन क्लब भी बनवा दिया था। और फ्रांस के बहुत सारे हेल्प लेके जो है वो अपने आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहे थे। वो भी क्रांति से प्रभावित थे काफ़ी, भारत के दो बात किया जाए तो। तो अब देखा जाए तो फ्रांसीसी जो क्रांति थी, एक संजीवनी के समान थी, एक मतलब यंग जोश के समान थी, एक मरे हुए आदमी में
जोश भरने वाली बात समान थी। तो फ्रांस की क्रांति पूरी दुनिया को प्रभावित किया, इफेक्टिव किया, पूरी दुनिया पर प्रभाव भी पड़ा। आप देखेंगे इंडिया से लेकर पूरे वर्ल्ड में, यूरोप के जितने भी, जैसे हम पढ़े हुए हैं कि जो मेटरनिक ने कहा, ड्यूक मेटरनिक कहा था कि व्हेन द फ्रांस नीज रेस्ट यूरोप कैचेज कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। मतलब क्या, तो जो घटनाएं फ्रांस में होती है वो पूरे यूरोप में फैल जाती है, पूरे यूरोप को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे हमारी कोई भी घटना दिल्ली में होती है तो पूरे इंडिया को प्रभावित करेगी ना, वैसे ही यहाँ पर जो है ड्यूक मेटरनिक बोला, इसीलिए बोला था कि ठीक है ना, कि यूरोप में हो जाती है कोई भी घटना, फ्रांस में होती है, फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ठीक है, तो यही सब थे, मामला खत्म है यहाँ पर। और खास करके फ्रांस में कड़ा है कि 1830 में जुलाई में जो घटनाएं हुई थी उससे राजा राम मोहन राय काफ़ी मतलब प्रभावित थे, इफेक्टिव वो भी हुए थे। और उस समय उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी राजा राम मोहन राय की। और फिर बाद में वो देखेंगे कि मतलब 3-4 साल बाद वो मर गए थे, इंग्लैंड में मर गए थे। राजा राम मोहन राय की डेथ कहाँ हुई थी, मृत्यु तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, तो ये क्या क्या बदलाव बता दिए, सेंसरशिप हट गया था, तब पूरे अखबार से फ्रीली लोग आज़ादी कुछ भी बोल सकते थे, डिस्कस बहस कर सकते थे। अखबार में सारी चीज़ें, अब जिसका पहले विरोध, किसी के पक्ष विपक्ष में कुछ भी हो अब छाप सकते थे। नाटक, मूवी, सॉन्ग, है ना, ड्रामा, पुस्तक, जो भी है पंपलेट, वो छप कर कमर पीपल तक पहुंच रही थी। लोग अब फ्री थे, आज़ाद थे। ये सब बदलाव हुई थी, है ना, महिलाओं को भी अधिकार मिल गया था जो पहले नहीं मिली थी। ये सब चीज़ें बदलाव आई थी। तो नेपोलियन का भी हमने बात कर लिया, है ना। तो इस तरह से ख़त्म होता है आपका फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट जो फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रेंच रिवोल्यूशन थी, वो ख़त्म हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इकोनॉमिक्स से हम बनाएंगे 9th का। और थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल मैसेज कर सकते हैं और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।